गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट 2 में हमने दोष भेदीय अध्याय में त्रिदोष के संचय, प्रकोप और प्रशमन के बारे में पढ़ा। अब ये संचय, प्रकोप और शमन का लक्षण क्या होता है। संचय जो सामान्य तौर पे अर्थ जो लिया गया है उसका दोष का अपने स्थान में बढ़ना और वृद्धि के कारणों में द्वेष होना। जैसे कफ कारक पदार्थों का अधिक सेवन से कफ दोष का संचय होता है, तो उसके विपरीत गुणों की इच्छा होना। जैसे कफ के गुण हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल, और उसके विपरीत रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, सचलोद, विशद, खर। इन गुणों की इच्छा करना, इसको संचय कहा जाता है। श्लोक में भी आया है, चयो वृद्धि शब्दामनवे प्रद्वेषो वृद्धि हेतेषु। उसके पश्चात कोप किसे कहा जाता है। कोपस्तु मार्गगामिता, दोषों का अपने स्थान से भिन्न अन्य स्थान में जाना ही प्रकोप है। अर्थात दोष अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसे प्रकोप कहा गया है। इसमें दोष अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। शरीर में अस्वस्थता उत्पन्न होती है प्रकोप की अवस्था में, और रोग भी उत्पन्न होते हैं। इट सजेस्ट फर्दर इंक्रीज ऑफ दोष एंड द ओवरफ्लो ऑफ द दोष इन द अदर बॉडी चैनल्स. It cause appearance of symptoms of increased dosh and leading to onset of a disease process. The premonitory symptom of the disease can be observed in this stage, that is called Purva Roop. And next is Shaman. शमन किसे कहता है। दोष का अपने स्थान में अपने प्रमाण में रहना और रोग उत्पन्न न होना शमन कहा जाता है। मीन्स नॉर्मलसी, रिस्टोरेशन ऑब्लिक डिक्रीज ऑफ इंक्रीज्ड दोष टू इट्स नॉर्मल वैल्यूज इज नोन एज शमन। तो ये वात का, पित्त का, कफ का संचय, प्रकोप और प्रशमन, और संचय, प्रकोप और शमन के क्या लक्षण होते हैं। इसके बाद ये जो वात, पित्त, कफ है, वात आदि दोष हैं, इनका संचय का काल कौन सा है। अगर वात की भी बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु को उसका संचय काल माना गया है। पित्त की बात की जाए तो वर्षा ऋतु को माना है। कफ की बात की जाए तो शिशिर और हेमंत को माना गया है। अगर इसके ग्रीष्म, वर्षा, शरद इन 3 ऋतुओं में यदि क्रमशः बात की जाए तो वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में, प्रकोप वर्षा ऋतु में, और शरद में उसका शमन हो जाता है। वर्षा, शरद और हेमंत में पित्त का संचय वर्षा में, शरद में उसका प्रकोप है, और प्रशमन उसका हेमंत ऋतु में है। हेमंत और शिशिर ऋतु दोनों एक समान हैं, इसको याद रखेंगे। कफ के संचय, प्रकोप, प्रशमन की बात की जाए तो शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता है, वसंत ऋतु में उसका प्रकोप रहता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रशमन रहता है। इसके बाद दोषों के संचय का कारण क्या है। मतलब वात दोष ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों संचय होता है या वर्षा ऋतु में ही क्यों प्रकोपित होता है, उसके अलग अलग कारण हैं। जब से सबसे पहले इसमें बात की जाएगी कि वात के, जैसे ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ी रहती है, वहाँ पे रुक्ष है, शीत को काउंट नहीं करेंगे, रुक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल। चल जो मूल रूप से गुण है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती हैं, सूक्ष्म रहती हैं, लघु और हल्की रहती हैं, उसी कारण से वहाँ पर वात का संचय होता है। लिखा भी है, चीयते लघु रुक्षा भी औषधि भी समीर्ण तद्विद तद्विद देहे काल उष्ण या अत्र कुप्यति। ऐसा वात के लिए श्लोक आया। कहता है लघु रुक्ष गुण वाली औषधियाँ, खान पान, लघु रूप गुण वाली वायु काल स्वभाव से लघु रुक्ष शरीर में संचित होती हैं,
परंतु ग्रीष्म काल के उष्ण होने से कुपित नहीं होती। ठीक, यहाँ पे याद रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में केवल संचय होता है। पित्त के लिए कहता है, पित्त के लिए श्लोक आया है, क्या कहता है? अभिद अम्ल विपाक अभि औषधि तद सदृशम पित्तम याति चयम कोपम न तो कालस्य शैत्यतः। वर्षा ऋतु में जल का अम्लपाक होने से और औषधियों का भी अम्लपाक हो जाने से अम्लपाकी पित्त का संचय प्रारंभ हो जाता है, परंतु वर्षा काल के शीतल होने से प्रकोपित नहीं होता है। शिशिर में स्निग्ध शीतल, जैसे चीयते स्निग्ध शीतादि भी उदक औषधि भी कफ तुल्य अपि काले देहे च सकन त्वान्न प्रकुप्यति। शरीर शिशिर में स्निग्ध शीतल आदि जल और औषधियों से कफ संचित हो जाता। जब आपने पढ़ा था गुरु शीत, शीत गुण है, डोमिनेंट है। सर्दियों में आप लोगों को भी मालूम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी बहुत रहती है, परंतु काल और शरीर के समान स्निग्ध और शीत हो जाने पर जमा होने के कारण कुपित नहीं होता। जिस प्रकार की शीत से जमा हुआ घी कुपित नहीं होता। इसके अलावा चलो ये तो सीजनल इसमें कंडीशंस आ गई कि भैया गर्मी ज़्यादा है तो वात संचय होगा, बारिश ज़्यादा है तो अम्ल होगा, सर्दी ज़्यादा है तो कफ होगा। दोष चय आदि के अन्य कारण, दोष के चय आदि के अन्य कारण इस प्रकार जब संचय प्रकोप और प्रशमन काल के स्वभाव के कारण होता है। स्वभाव माने जैसे वात में रुक्ष आदि है तो ग्रीष्म में भी रुक्ष आदि है, वर्षा में अम्ल विपाक है, सैमोष्णम तीक्ष्णम चैद्रव अम्लम सरम कटु, वैसा पित्त का भी गुण है। और शमन के बारे में बात की जाए तो शमन के लिए उसमें शरद ऋतु में गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल आदि गुणों का प्रभाव आना प्रारंभ होता है, तो संचय प्रकोप प्रशमन में स्वभाव को ही कारण माना गया है। इसके अलावा कहता है कि आहार आदि, विहार आदि, देश, ये भी काल, ये भी संचय आदि में कारण है। काल होने पर ही संचय आदि नहीं होता, ऐसा भी माना गया। जैसे कोई प्रकोपक आहार आदि का सेवन कर ले, वात प्रकोपक, पित्त प्रकोपक, कफ प्रकोपक, किसी भी आहार का संचय अधिक मात्रा में कर लेगा तो अकाल में भी संचय हो जाएगा। आहार विहार सेवन से प्रकोप आदि का भी काल होने पर भी प्रकोप आदि नहीं होते। मतलब जैसे वर्षा ऋतु में कहता है कि वात का प्रकोप होता है, और यदि हम तभी से गुरु मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल आदि भोज्य पदार्थों का सेवन करें तो वात का प्रकोप नहीं होगा। शरद ऋतु में जैसे पित्त का देख ली, पित्त के विपरीत अगर गुणों का सेवन किया जाए तो वहाँ पे पित्त का प्रकोप नहीं होगा। वसंत ऋतु में अगर रुक्ष शीत लघु, शीत को छोड़ दिया जाए, रुक्ष लघु सूक्ष्म चल विशद खर आदि पदार्थों का सेवन किया जाए तो उसकी वजह से फिर आपको कफ का प्रकोप नहीं होगा। दोष की व्याप्ति तथा निवृत्ति, दोष की व्याप्ति और निवृत्ति से क्या अर्थ लिया गया है कि जैसे कुपित दोष सिर से लेकर पैर तक शरीर में फैल जाते हैं, परंतु पानी के पुर की भांति थोड़ा थोड़ा कर लौटते हैं। जैसे नदी में पानी का पूरा तो वेग आ जाता है, परंतु वापस थोड़ा थोड़ा कर जाता है। मतलब जैसे एकदम से कोई चीज़ भर गई तो उसको धीरे धीरे समय लगता है उसको खाली होने में भी। इसी प्रकार दोष भी जो पूरे संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं तो उनको थोड़ा समय लगता है अपने सामान्य स्थिति में अपने स्थान पर जाने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ दोष कोप के अनेक कारण माने गए हैं।
और यदि हम हर एक दोष को, हर एक रोग के कारण को, उसके लक्षण को, उसकी चिकित्सा को यहाँ उसको डिस्कस करना असंभव सा एक प्रयोग है। अगर बात की जाए तो दोषों का जो सामान्य रोग का जो मुख्य कारण जो बतलाया गया, रोग का मुख्य कारण दोष ही है। श्लोक भी आया है, लाइन भी इम्पोर्टेंट है, दोषा एव ही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम, कि सब रोगों के प्रधान कारण वात पित्त कफ ही हैं। आचार्य ने एक जगह कहा भी, आचार्य चरक ने, कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी परछाई से दूर नहीं जा सकता, वैसे ही रोग भी बिना दोष के उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार पक्षी जब सारे दिन उड़ता रहता है और उड़ के अपनी छाया से दूर नहीं जा सकता, उसको लांघ नहीं सकता, जिस प्रकार संपूर्ण स्थावर जंगम रूप से नाना प्रकार के जरायुज, जरा से उत्पन्न, अंडज, उद्भिज, जमीन, स्वेद, पसीने से उत्पन्न होने वाले विकार समूह, सत्वरजतम, इन 3 गुणों से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार शरीर की धातुओं की विषमता से उत्पन्न रोग समूह सदा वात पित्त कफ तीनों दोषों का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकते। यह हमें हमेशा याद रखना है कि रोग चाहे आगंतुक हो या निज हो, उसमें कहीं ना कहीं पहले दोष का संबंध है या कहीं बाद में दोष का संबंध हो जाता है। बिना दोष के कोई भी रोग इस संसार में मनुष्य को उत्पन्न नहीं हो सकता है। दोष प्रकोप के संक्षिप्त कारण आचार्य चरक ने कहा है, ऐसात्मेंद्रियार्थ संयोग, काल और परिणाम। ऐसात्मेंद्रियार्थ संयोग से अर्थ लिया गया है कि जो हमारी इंद्रिय हैं वो अपने विषयों को धारण ना करें, जैसे कान से सुने ना, आँखों से देखे ना, नाक से सूंघे ना, जिह्वा से रस का आस्वादन करे ना, और मूत्र इंद्रिय मूत्र का त्याग करे ना, या गुदा इंद्रिय गुदा से मल त्याग ना करे। ऐसे जो अपने असातम्य शब्द आदि विषयों के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों का संबंध न होना। काल, शीत उष्ण वर्षा, सामान्य 3 काल बताए गए। ये अपने जैसे गर्मी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में बिल्कुल कम सर्दी, व बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश या बिल्कुल ही बारिश का ना होना, या परिणाम से पूर्व जन्म कृत कर्म या इस जन्म में जो कर्म किया है वो अशुभ कर्म, ये तीनों ऐसात्मेंद्रियार्थ संयोग, काल और परिणाम, इन तीनों को ही दोषों के प्रकोप में कारण माना गया है। और ये तीनों हीन योग, अति योग और मिथ्या योग भेद से पुनः 3 प्रकार के माने गए हैं। जैसे हीन योग में यदि इंद्रियों की बात की जाए तो नेत्र इंद्रिय से इंद्रिय का अपने विषय के साथ अल्प संयोग या सर्वथा संयोग हीन योग है। मतलब या तो देखना तो थोड़ा देखना या बिल्कुल ही ना देखना। नेत्र के लिए पहले एग्जाम्पल लिया है, उसको हीन योग कहेंगे। इंद्रिय का अपने विषय के साथ अतिशय संयोग अति योग है। जैसे बहुत बारीक चीज़ों को देखना, ज़्यादा लाइट वाली चीज़ों को देखना, ज़्यादा भयंकर चीज़ों को देखना, बहुत समीप से जाके कुछ देखना या बहुत दूर से कोई चीज़ देखना, जो अपने मन को अच्छी नहीं लगती वैसी कोई चीज़ देखना, विकृत कोई दर्शन करना, आँखों से देखना दारुण मिथ्या योग है। आँख का भांति दूसरी इंद्रियों के भी विषयों का मिथ्या योग जानना चाहिए। अथवा कान से अति उच्च शब्द सुनना, या कान का या नाक से दुर्गंध को सूंघना, नाक का मिथ्या योग बतलाया गया है। इसमें अति योग का अर्थ है जहाँ पे आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसको ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो उसे अति योग बोला गया है। काल का त्रैविध्य हीन योग, अति योग, मिथ्या योग। हीन योग जैसे बारिश को लेंगे, बारिश बिल्कुल ना होना। मिथ्या योग कहेंगे कि जिस समय पे बारिश नहीं आना चाहिए उस समय पे अपने लक्षणों को दिखाना, और जिस समय पे उसको अति योग कहेंगे जहाँ सामान्य से कई गुना ज़्यादा बढ़ के बारिश होना शुरू हो जाए। काल का अपने कहे हुए लक्षणों से विपरीत होना मिथ्या योग कहा गया। इसको याद रखेंगे। जैसे गर्मी में बारिश गिरने लग जाना, ठंडी में गर्मी गिरने लग जाना, ये काल का मिथ्या योग है।
कर्म का त्रैविध्य हीन आदि योग। कर्म से अर्थ लिया गया जैसे कर्म 3 प्रकार के हैं, कायिक जो शरीर द्वारा किए, वाचिक जो जीवा द्वारा किए, मानसिक जो मन दिमाग से जो किए जा रहे हैं। जैसे कायिक आदि कर्मों में हीन प्रवृत्ति, कम कार्य करना, चलना फिरना बहुत कम करना हीन योग है। और इनकी अति प्रवृत्ति करना, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को से श्रम करना, परिश्रम करना, ये अति योग है। उपस्थित वेगों को रोकना, विषम रूप में अपने अंगों को इधर उधर कोई क्रिया प्रारंभ करना, गिरना फिसलना आदि, भोजन के बीच में बोलना, राग भय द्वेष आदि कर्म, दिनचर्या में कहे गए प्राण अतिपात आदि 10 निंदित कर्म, ये सब मिथ्या योग में आते हैं। और इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो निंदित कर्म किए गए वह सभी मिथ्या योग में माने गए हैं। दोषों के निदान के बारे में बात करता है। दोषों का निदान कारण, इस कारण से कुपित हुए दोष शाखा कोष्ठ और अस्थि की संधियों में स्थित होकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न किया करते हैं। और जब दोषों के निदान के बारे में बात की जाए तो जैसे वात का निदान क्या होगा, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सुचलोद विशद खर आदि गुणों से युक्त अति मात्रा में पदार्थों का सेवन, या गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल आदि कफात्मक पदार्थों का, जो कफ के गुणों से युक्त उन पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन, ये क्या करेंगे, ये निदान है, ये कारण है, ये दोष को प्रकुपित करेंगे। प्रकुपित करेंगे तो दोष अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, दूसरे स्थान पे जाएगा, शाखा से कोष्ठ में जाएगा, कोष्ठ से शाखा में जाएगा, अस्थियों में जाएगा, संधियों में जाएगा, और वहाँ स्थित होकर अनेक प्रकार के नानाविध रोगों को, अनेक डिफरेंट टाइप्स के रोगों को वह उत्पन्न करेगा। बाह्य मार्ग के रोग, बाह्य मार्ग में जैसे शाखा है, रक्त आदि है, त्वचा है, बाह्य रोगायन तदाश्रय, और इसमें मशक है, व्यंग है, गंड है, अर्बुद है आदि जो रोग बताए गए। बहिर्मार्ग में दुर्नाम गुल्म है, शौफ है, सोजिश है आदि रोगों का नाम लिया गया है। When we talk about the अंतः रोग मार्ग, बहिरोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, अंतः रोग मार्ग किसे कहा, जो इंटरनल पाथ है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बहिरोग मार्ग जो एक्सटर्नल पाथ है, रेफर्स टू रक्त, मांस, धातु, स्किन एक्सेट्रा। और मध्यम रोग मार्ग, इट इंक्लूड्स वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स, नर्व्स एक्सेट्रा। और बहिर्कोष्ठ या बहिर्रोग मार्ग जो बोला गया है उसमें जैसे रक्त है, ब्लड है, अदर टिश्यूज़ हैं, ब्लड मसल्स हैं, बोन है, फैट है, बोन मैरो है, और सेक्स रिलेटेड सिक्रीशंस हैं, एंड स्किन कंटिन्यू द बाह्य रोग मार्ग जिसको बोला गया, आप लोगों को पहले ही बताया मैंने। और इट इज़ रिलेटेड विद द डिजीज सच एज मोल्स, जिसको व्यंग जिसको बोला, डिस्कलर पैचेज ऑन फेस, और गंडालजी को गोइटर कहा जाता है, या ग्लैंडुलर अल्सर ऑन द फेस, मैलिग्नेंट ट्यूमर, हेमरॉइड्स, एब्डोमिनल ट्यूमर, स्वेलिंग एक्सेट्रा। और अंतः कोष्ठ या अंतः रोग मार्ग में जो इंटरनल जो पाथ है उसमें आमाशय है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पक्वाशय है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन जो बोल रहा है। और ये जो आमाशय और पक्वाशय हैं इनको द एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज कॉल्ड महास्रोतस। याद रखेंगे, जो एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको महास्रोतस बोलते हैं, द बिगेस्ट चैनल इन द बॉडी, और यही अंतःकोष्ठ है। और इसके अंदर डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे छर्दी वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, अतिसार, कफ, काश, डिस्निया, लॉस ऑफ ब्रेथलेसनेस जिसको बोलें डिस्निया को, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, पेट का बढ़ जाना, फीवर, और हेमरॉइड्स है, एब्डोमिनल ट्यूमर्स हैं, विसर्प है, एब्सेस है, ये सब अंतः रोग मार्ग या अंतः कोष्ठ या इंटरनल पाथ के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है मध्यम कोष्ठ। मध्यम रोग मार्ग जिसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, शिर है, हृदय है, बस्ती है, यूरिनरी ब्लैडर है, और अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, जॉइंट्स ऑफ बोन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द मध्यम रोग मार्ग, जिसको मैंने आप लोगों को मध्यम कोष्ठ भी बोला है। और ये क्या क्या रोगों को उत्पन्न करते हैं? हेमीप्लेजिया को उत्पन्न करते हैं, फेशियल पैरालिसिस को उत्पन्न करते हैं, हेड की डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं, अदर ऑर्गन्स में डिजीज़ क्रिएट करते हैं, पेन डेवलप करते हैं, काठिन्य, स्टिफनेस, लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, बोन्स, वेस्ट कमर का एक्सेट्रा, ये सब मध्यम रोग मार्ग में और मध्यम कोष्ठ में माने गए हैं। इसके अलावा जब हम आगे वात के कर्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्रंस व्यास व्यध स्वाप साद रक्तोद्भेदनम स अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्षणम कंप पारुष सौशीर्य शोष स्पंदन वेष्टनम स्तंभ कषाय रसता वर्ण श्याव अरुणो पीवा कर्माणि वायु। इस प्रकार से वायु के कर्म बोले गए हैं। आगे हम वात के कर्म के बारे में बात करें। वात का श्लोक हमने बोला, इसमें स्रंस शब्द पिटोसिस को बोला जाता है, मतलब गिरना, ड्रॉपिंग डाउन या अपने स्थान से खिसक जाना। व्यास से डायलेशन, चौड़ा कर देना। व्याध कटिंग पेन, वेधन जो कर्म बोला गया वैसा। स्वाप माने लॉस ऑफ सेंसेशन, साध माने वीकनेस, लॉस ऑफ फंक्शन। रुजा रुक माने पेन, तोद माने कंटिन्यूअस पेन जिसको बोल। भेदन माने स्प्लिटिंग, चीरने के समान दर्द होना। संग माने कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको बोला जाता है। अंग भंग माने बॉडी एक को। संकोच माने श्रिंकिंग ऑफ द ऑर्गन, रिडक्शन इन साइज। वर्त माने ट्विस्टिंग को कहा गया है। हर्षण में टिंगलिंग सेंसेशन, हर्षण मीन्स टिंगलिंग सेंसेशन। तर्षण प्यास का लगना, थर्स्ट। कंप ट्रेमर्स। पारुष्य रफनेस को, पारुष शब्द को रफनेस से माना गया है। सौशीर्य फीलिंग ऑफ एम्प्टी, खोखलापन। शोष ड्राइनेस। स्पंदन पल्सेशन। वेस्टन रिजिडिटी, एज इफ टाइड, जैसे बांधा हुआ इस तरह का। स्तंभ माने स्टिफनेस आ जाना। और कषाय रसता, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट इन, कषाय रस का मुख में आस्वादन करना, ऐसा लगना कि जैसे मुख में कषाय रस कोई खाया अभी। अरुण श्यावण, अपीयरेंस ऑफ ब्लैक, ब्लू और क्रिम्सन डिस्कलरेशन। these are the abnormal signs and symptoms of increased वात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सभी याद कर लें। श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? पित्तस्य दाह राग ऊष्म पाकिता स्वेदः क्लेदः श्रुति कोथः सदनम मूर्छनम मदः कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पांडु अरुण वर्जितः। यहाँ पे जैसे दाह से बर्निंग सेंसेशन, राग से रेडिश डिस्कलरेशन। ऊष्म पाकिता शब्द है हीट, गर्मी। ऊष्म माने हीट, पाक माने इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पस, अल्सर्स, स्वेद से स्वेटिंग, क्लेद इन्फ्लेमेशन विद वेटनेस, मॉइस्टनेस। श्रुति माने इन्फ्लेमेशन विद पस, ऊजिंग, सिक्रीशंस, एक्सुडेशन। कोथ माने पोट्रिफिकेशन या डिकम्पोज हो जाना। सदन माने डेबिलिटी। मूर्छना माने फेंटिंग। मद माने टॉक्सिसिटी। कटुक आम्ल रस मतलब बिटर एंड सोर टेस्ट इन द माउथ। ऊपर कषाय रस था, नीचे कटु अम्ल रस है। पांडु अरुण वर्जिता, अपीयरेंस ऑफ कलर अदर देन येलोइश, वाइट एंड क्रिम्सन। नेक्स्ट इज कफ। श्लेष्मण स्नेह काठिन्य कंडू शीतत्व गौरवम
बंध उपलेप स्थैमित्य शोफ पक्ति अति निद्रता वर्ण श्वेतो रसौ स्वादु लवणौ चिरकारिता। कफ के कार्य के बारे में बात कर रहा है। तो स्नेह सबसे पहले ऑयलीनेस आपको पता ही है। काठिन्य माने हार्डनेस, कंडु माने ईचिंग, शीतत्व माने कोल्डनेस, गौरव माने हैवीनेस, बंध माने ऑब्स्ट्रक्शन। जितने भी जो ये अर्थ जो ये वात पित्त कफ के कर्म बतलाए गए, इन सभी को आप जब देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो इनके गुण हैं उन्हीं गुणों से ये कफ के कर्म भी उत्पन्न हुए हैं। जैसे आगे कफ की बात कर रहे थे, बंध में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, उपलेप माने कोटिंग, एज इफ टाइड विद ए वेट क्लॉथ, ऐसा लगना कि जैसे किसी गीले कपड़े से बांध दिया गया हो। स्थैमित्य स्टिफनेस, लॉस ऑफ मूवमेंट। शोफ माने इन्फ्लेमेशन, अपक्ति माने इनडाइजेशन, अति निद्रता माने एक्सेसिव स्लीप, श्वेत वर्ण माने वाइट डिस्कलरेशन, स्वादु लवण रस, स्वीट सॉल्ट टेस्ट इन माउथ। पीछे क्या था? अम्ल रस। उससे पहले क्या था? कषाय रस। ये तीनों रसों का भी क्रम आपको याद रखना। वात में कषाय है, पित्त में अम्ल और बिटर दोनों हैं, कटुरस और अम्ल रस, और कफ के अंदर आपको मधुर रस और लवण रस। चित्रकारिता, डिले इन ऑल एक्टिविटीज। Thus are enumerated the features who appear in disease are to be recognized by their physical through inspection and other method of examination of patient. It is very important. And why we observe the patient again and again means the importance of patient observation. Firstly, to gain the knowledge of different stages of disease. It is very important. Means कि जब आप किसी पेशेंट को बार बार देखते हो, उसकी अलग अलग कोई डिजीज़ के अलग अलग स्टेजेस का उनके बारे में पता लगाना। दैट इज़ वाई द फिजिशियन और द वैद्य शुड ऑब्जर्व द पेशेंट एवरी मिनट। आपको हर एक मिनट मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे लक्षण है, कैसी व्याधि है, पेंडेमिक है, एंडेमिक है, इस तरह की जो अभी कोविड-19 को रिलेटेड लेके अभी जो सब चल रहा है, उसमें भी जो लॉस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट इज़ वाई इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर उसको शुरुआत से ही अगर उसको ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे से रखा जाता तो शायद हो सकता है वो इतना नहीं फैलता। पर उससे आप आयुर्वेद का महत्व यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इतने वर्षों पूर्व भी आचार्यों ने जो रोगी के बार बार निरीक्षण की जो बात कही, उसको आज भी झुठलाया नहीं जा सकता। और कार्य में सफलता को दिखाने वाली दृष्टि अभ्यास से ही प्राप्त होती है। नॉलेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, जस्ट एज नॉलेज ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ जेम्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली नोइंग द साइंस। जैसे अच्छे बुरे रत्नों की पहचान करने वाला, मतलब कौन सा रत्न कितना अच्छा है, उसका ज्ञान शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है, अपितु उसका ज्ञान अभ्यास करने